नमस्कार दोस्तों, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। गोवा के इस सुंदर रेतीले तट पर, बीच पर, बड़ा सुंदर मनमोहक ऐसा गोवा का बीच है और आप सभी मेरे साथ इस बीच का आनंद उठाने के लिए हम सब इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लोक भारती हिंदी इस चैनल पर। इस वीडियो में आज हम गोवा जैसा मैंने देखा इस पाठ का दूसरा हिस्सा देखने वाले हैं। इसके लेखक हैं विनय शर्मा जी, और विनय शर्मा जी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर गोवा एक्सप्रेस से यहाँ पर आ गए गोवा में, और एक रिसॉर्ट में जाकर उन्होंने अपना रहने का इंतज़ाम किया और गोवा घूमने के लिए उन्होंने शुरुआत की। सबसे पहले बेनालियम रिसॉर्ट या बेनालियम बीच पर वो चले गए। वहाँ पर काफ़ी हंसी मजाक उन्होंने किया, और इस तरह से पहले हिस्से में ये सारी बातें देखने के बाद अब यहाँ से दूसरा हिस्सा हम शुरू करते हैं। देखते हैं आगे। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसॉर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। अब देखिए यहाँ पर अगले दिन जब लेखक गोवा घूमने के लिए निकल पड़े तो जो ये गोवा घूमते समय वहाँ पर यात्रा करने के लिए अनेक प्रकार की बातें दिखाई देती हैं। जैसे गोवा अगर आप घूमने फिरने के लिए अगर अकेले आए हो तो यहाँ पर मोटर बाइक भी मिलती हैं, किराए पर मिलती हैं, और इस मोटर बाइक से गोवा घूमने का काफ़ी आनंद होता है, काफ़ी मज़ा मिलता है। लेकिन लेखक यहाँ पर आए थे अपने परिवार के साथ, इसलिए अपने बच्चों के साथ घूमना है तो बाइक पर नहीं जा सकते, और इसीलिए उन्होंने चुनाव किया किसका? बस से, और बस से उन्होंने यात्रा की। लेकिन यहाँ पर खाने के बारे में उन्होंने एक विशेषता बताई है कि यहाँ पर समंदर का किनारा काफ़ी करीब होने के कारण यहाँ पर जो खाना मिलता है होटल में, यह होटल का खाना खासकर सी फूड यानी मछलियाँ वगैरह मांसाहारी खाना वहाँ पर मिलता है, और वो भी अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। सबका स्वाद अलग अलग होता है, लेकिन खासकर उन लोगों को परेशानी होती है जो शाकाहारी होते हैं, और शाकाहारी होने के कारण ऐसा सुस्वादु यानी इसका मतलब स्वाद से परिपूर्ण स्वादिष्ट भोजन अगर किसी होटल में मिल गया तो ये सबसे बड़ी बात हो गई है, और इससे खाना भी अच्छा मिलता है और जो आपकी किस्मत और जेब दोनों ढीली हो जाती है। इसका मतलब काफ़ी रुपए आपको वहाँ पर खर्च करने पड़ते हैं, और इस तरह से यहाँ पर अगर कोई शाकाहारी व्यक्ति घूमने के लिए जाता है तो उसको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अगर आप मांसाहारी हो तो अलग अलग प्रकार के खाने यहाँ पर दिखाई देते हैं और इनका स्वाद हम ले सकते हैं। लेकिन लेखक को यह बात पहले ही मालूम थी कि बाहर के होटल में ऐसा खाना नहीं मिलता या शाकाहारी खाना नहीं मिलता, तो उन्होंने क्या किया, सुबह बाहर घूमने के लिए निकल पड़ना है तो अपने ही रिजॉर्ट के स्यूट में उपलब्ध जो किचन था, इस किचन में अपने लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो वहीं से पैक करके वो बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते थे, क्योंकि बाहर शाकाहारी भोजन बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन मांसाहारी खाना जो है यह खाना काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पर मिल जाता है। और यह बात पहले से मालूम होने के कारण वो इस तरह से उन्होंने अपना इंतज़ाम कर दिया था। अगला देखिए, यहाँ पर बड़ा ही सुंदर बीच है जिसका नाम है अंजुना बीच। यह गोवा में है, और इस अंजुना बीच की अनेक प्रकार की विशेषता दिखाई देती है। लेखक जब यहाँ पर घूमने के लिए आए तो वो भी इस अंजुना बीच का सौंदर्य देखकर वहीं पर मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसी कौन सी बातें हैं अंजुना बीच में कि जिसके कारण पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और सैलानी आकर यहाँ पर खो जाते हैं प्रकृति की सुंदरता में।
सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहां से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। अब देखिए अंजुना बीच की विशेषताएं यहाँ पर दी हैं। जब सबसे पहले लेखक गोवा में आ गए तो उन्होंने अंजुना बीच यह देखने के लिए वो चले गए। और गोवा में अगर पूरे गोवा का विचार करें तो गोवा में ऐसे छोटे बड़े मिलकर करीब 40 बीच हैं, लेकिन इसमें से 7 या 8 ही प्रमुख हैं। अंजुना बीच की विशेषता क्या है? यहाँ का नीला पानी। जो यहाँ का नीला पानी है यह बहुत ही सुंदर है और इसे देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। काफ़ी साफ सुथरा ऐसा पानी और नीले रंग का पानी। और इसके अलावा पथरीला, इसके किनारे पर कई प्रकार के पत्थर दिखाई देते हैं। ऐसा पथरीला और नीला पानी देखने के लिए लोग यहाँ पर आ जाते हैं। इसकी एक और एक लंबी सी पहाड़ी है जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर एक लंबी सी पहाड़ी है और यहाँ से नीचे उतरकर इस अंजुना बीच पर पहुँच सकते हैं। और यह बीच बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य प्रकट करता है। यहाँ पर नीला पानी जो है वह पत्थरों पर, देखिए यहाँ पर किनारे पर कई प्रकार के पत्थर दिखाई देते हैं। इन पत्थरों पर पछाड़ खाता हुआ ये पानी समुद्र का जब लहरें आती है तो इस पत्थर से टकराती हैं, तो यह एक बड़ा ही सुंदर दृश्य चित्र यहाँ पर व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। इसलिए यह बीच बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहां काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। अब देखिए यह जो समुद्र का किनारा है, यह किनारा, इस किनारे पर पानी है, इसके अलावा पत्थर है और पत्थरों से टकराती हुई ये ऊंची ऊंची लहरें हैं। और कई पत्थर तो ऐसे हैं कि इसके बीच में काई जमा हुई है और फिसलने का डर तो हमेशा लगा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बार बार पानी रहता है। एक प्रकार की काई यहाँ पर होने के कारण फिसलन पैदा होती है। यहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं, इसका आनंद उठाते हैं। यहाँ पर जो युवा जो होते हैं वो आते हैं और अपनी मस्ती में डूबे रहते हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ वहाँ पर गए हो इस बीच पर, अंजुना बीच पर, तो आपका पूरा ध्यान अपने बच्चों की तरफ होता है। उनका दिशा निर्देश देने में ही समय जाता है, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं होता कि पैर फिसलता है तो वो नीचे गिर पड़ते हैं, चोट लग सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे स्थान पर बच्चों की तरफ काफ़ी ध्यान देना चाहिए और इसीलिए उनका पूरा ध्यान अपने बच्चों की तरफ ही होता है। और इस तरह से यह एक बड़ा ही सुंदर और मनोरम दृश्य पैदा करने वाला यह अंजुना बीच है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती हैं। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है।
दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। अब देखिए यहाँ पर लेखक बेनालियम बीच और अंजुना बीच, इन दोनों बीच में क्या साम्यता है, क्या समानता है और क्या अलगपन है, वो बातें यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। जैसे बेनालियम बीच जो है वह रेतीला है और उथला है। उथला यानी किनारे पर समंदर ज़्यादा गहरा नहीं है, पानी गहरा नहीं है, उथला है। और मछुआरे, मछलियाँ पकड़ने वाले, इनकी पहली पसंद बेनालियम बीच ही है। यहाँ पर अनेक बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और ये मज़े की बात लेखक बताता है कि ये सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात या इनको कहीं दूसरे स्थान पर भेज देना बिल्कुल नहीं होता। यानी इतना बड़ा बेनालियम बीच और इस बीच पर पकड़ी गई सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ार में ही ख़त्म हो जाती है, इनका निर्यात नहीं होता। ये सबसे ज़रूरी बात है। इसके अलावा देखिए ये जो अंजुना बीच है, यह अंजुना बीच बहुत ही गहरा है। बेनालियम बीच उथला है लेकिन अंजुना बीच गहरा है, नीले पानी वाला है। और बॉलीवुड यहाँ पर कई प्रकार की फिल्मों की बड़े बड़े कलाकार, अभिनेता यहाँ पर आकर इनका शूटिंग चलता रहता है और इनकी पहली पसंद है यह अंजुना बीच, क्योंकि दिखने में यह बड़ा सुंदर है, नीले रंग का पानी है, एक बड़ा सुंदर दृश्य वह उपस्थित कर देता है। और इसीलिए कई हिट फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर यानी अंजुना बीच पर हुई है। वैसे देखा जाए तो दोनों बीच व्यावसायिक हैं, पर अंतर जो है वह व्यवसाय की प्रकृति का है। और इसके बाद लेखक इस बीच को देखने के बाद, देखिए कितना बड़ा सुंदर दृश्य है यह, और इस तरह से इस अंजुना बीच को देखने के बाद लेखक अपने परिवार के साथ पणजी शहर देखने के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे पणजी शहर भी देखने लायक है और यहाँ पर अनेक प्रकार के म्यूज़ियम हैं, चर्च है, और इस तरह से यह सुंदर बातें, यह सुंदर स्थान देखने के लिए लेखक पणजी शहर देखने निकल पड़ते हैं। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, कलिंगवुड बीच, जो कि गोवा का प्रसिद्ध बीच है। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का भी केंद्र है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज हैं, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर लेखक कलिंगवुड बीच पर आते हैं और यहाँ पर अब अंजुना बीच या फिर वो जो बेनालियम बीच हैं, इनको छोड़कर एक नए बीच पर आ जाते हैं, कलिंगवुड बीच। तो इस बीच पर आने के बाद देखते हैं कि यह काफ़ी लंबा है, 3 से 4 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है और गोवा का यह सबसे अच्छा और सुंदर बीच समझा जाता है। गोवा में जो भी लोग आते हैं तो इस कलिंगवुड बीच पर ज़रूर जाते हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं और काफ़ी पर्यटक होने के कारण व्यवसाय का प्रमुख केंद्र भी यह बीच बन गया है। यहाँ पर देखिए आने के बाद अपना मनोरंजन करने के लिए अनेक प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। इसे देखने के लिए लोग यहाँ पर देखने में भी बड़ा मज़ा आता है और जो इसमें बैठ जाते हैं, इसका मज़ा लुटते हैं, एक अलग ही प्रकार का आनंद उनको प्राप्त होता है। तो आप सभी भी अगर कभी गोवा गए तो कलिंगवुड बीच पर वहाँ पर जो वाटर स्पोर्ट्स हैं इनको देख सकते हैं और उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप आजमा सकते हैं। देखिए ये कितना सुंदर बीच है, शाम का दृश्य है, सूर्य जो है वह धीरे धीरे डूब रहा है और लहरें यहाँ पर पर्यटकों का स्वागत कर रही है। ऐसा दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। वाटर स्पोर्ट्स के बारे में मैंने कहा, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का एक चित्र दिखाया गया है जो समंदर के बीच में देखिए वो किस तरह से सैलानी उस छतरी को, पैराशूट को बांधकर ऐसे हवा में उड़ रहा है। वैसे देखा जाए तो समुद्र का दृश्य ऐसे ही नीले रंग का दृश्य कितना सुंदर दिखाई देता है और वो भी ऐसा दृश्य हम
ज़मीन से, पानी से इतनी ऊंचाई पर जाकर देखना, उसमें भी काफ़ी आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। तो कई पर्यटक ऐसे खेल में भी उसे आजमाते हैं और उसका लुत्फ़ उठाते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों के हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी, दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। अब देखिए, लेखक जब कलिंगुड बीच पर आ जाते हैं तो वहाँ पर अनेक प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स वो देखते हैं, लेकिन उसमें से वो चुनते हैं पैराग्लाइडिंग को। और पैराग्लाइडिंग में पैराशूट के साथ 2 व्यक्तियों को बांध दिया जाता है और हाँ, उनको हवा में उड़ाया जाता है थोड़ी ऊंचाई पर, और वहाँ से समुद्र का दृश्य बड़ा ही भयानक दिखाई देता है, भयावह। क्योंकि इतनी ऊंचाई से, वैसे तो हमें डर लगता है ऊंचाई से, और वह भी पानी के ऊपर इतनी ऊंचाई पर, चारों तरफ जल राशि और ऐसे में तेज हवा, चारों तरफ दूर दूर तक पानी, और रस्सियों के जरिए लटके हुए हवा में यह लेखक और उनकी पत्नी दोनों भी डर गए थे, लेकिन खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का था कि अगर छूट गए तो समझो राम नाम सत्य है लेकिन अगर खुशी इस बात की है कि ऐसा रोमांचक दृश्य जीवन में पहली बार देखा था। सचमुच अलग अलग प्रकार के अनुभव लेखक ने यहाँ पर गोवा में आने के बाद प्राप्त किए और इसका मज़ा वो लूटते रहे। अब देखिए, यहाँ पर एक और बीच है, काफ़ी प्रसिद्ध बीच है, जिसे कोलवा बीच ऐसा कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं कोलवा बीच पर। देखिए, मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक सफ़र की, पूरे गोवा में जितने बीच है, जितने भी महत्वपूर्ण बीच हैं, इन सभी बीच की यात्रा हम सभी, मैं और मेरे साथ आप सभी कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका कोलवा बीच पर। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए, हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसॉर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। अब देखिए, यहाँ पर लेखक गोवा में सिर्फ 4 या 6 दिन रुके हुए थे, लेकिन उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि तैयार होना है, क्योंकि गोवा देखने के लिए आए हैं, सिर्फ होटल में आराम करने के लिए नहीं। तो लेखक सुबह जल्दी उठना पड़ता था, नाश्ता करना पड़ता था। नाश्ता होटल में ही क्यों, क्योंकि बाहर शाकाहारी खाना नहीं मिलता, इसीलिए होटल में ही नाश्ता करते थे और दिन भर घूम फिर कर जो भी स्थान देखने हैं वो सारे स्थान देखकर थक कर शाम को अपने रिसॉर्ट में वापस आते थे और थकान मिटाने के लिए स्विमिंग पूल में तैरते थे। एक दिन वो कोलवा बीच पर, जैसे कि यहाँ पर चित्र दिया है मैंने कोलवा बीच का, इस कोलवा बीच पर भी उन्होंने बोटिंग का आनंद लिया था। यहाँ पर डॉल्फिन की मछलियाँ देखी गई। छोटी थी, लेकिन बच्चों को बड़ा मज़ा आया, उन्होंने बड़ा आनंद उसका उठाया। और इस तरह से सारी थकान, सारी परेशानियाँ यहाँ पर आने के बाद काफूर हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। देखिए कितना सुंदर कोलवा बीच है। अगर आपके मन में भी यह चित्र देखने के बाद इच्छा हुई कि चलो गोवा चलते हैं, तो गोवा जाने के बाद ये बेनालियम बीच या फिर कलिंगुड बीच या फिर अंजुना बीच या फिर ये कोलवा बीच है, इन सारे बीच को देख लीजिए। बड़े सुंदर हसीन ऐसे ये बीच हैं। और अब आते हैं यहाँ पर कौन कौन से त्यौहार गोवा में मनाए जाते हैं। यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, देखते हैं कि गोवा में कौन से त्यौहार ज़्यादातर मनाते हैं। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह
हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। अब देखिए, यहाँ पर जब लेखक थे गोवा में, तब उन्होंने दो त्योहार देखने का सौभाग्य उनको यहाँ पर मिल गया, नवरात्रि तथा दशहरा। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की बातें की जाती है त्योहारों पर। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उत्तर भारत में क्या होता है, गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना होती है, लड़कियों द्वारा गरबा खेला जाता है, रात के समय गरबा होता है, अनेक प्रकार के जो मंडल होते हैं वह इसका आयोजन करते हैं और गरबा खेला जाता है। इसके अलावा दशहरे के दिनों में देखिए, रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। तो गोवा में भी रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। और इस तरह से लोग क्या करते हैं, उस दिन सुबह से अपने वाहनों को स्वच्छ करते हैं, स्वच्छ धोते हैं, उसकी पूजा करते हैं और शाम को एक पालकी में जो भगवान की मूर्ति है वह ले जाती है। इसके अलावा एक विशेष पेड़ का पत्ता जो है, इनकी पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं और इस तरह से सबकी अलग अलग सांस्कृतिक विरासत यहाँ पर दिखाई देती हैं। आगे देखिए, फिर से हम आ जाते हैं अपने पहले बीच पर और शाम का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है और अंतिम मोड़ पर हम आ गए हैं। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। और लेखक जितने दिन गोवा में रहे तो पूरी तरह से गोवा को समझ नहीं सके, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो एक 15 दिन, एक महीना भर रहने के लिए हम वहाँ पर चले गए और गोवा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अनेक त्योहारों में अनेक प्रकार के विचार होते हैं, परंपराएं होती है, ये सारी बातें हम नहीं देख सकते, बस उसका थोड़ा सा हिस्सा हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी गोवा में पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के कारण भी बाद भी भारतीय संस्कृति को भी अपने साथ लेने वाला यह गोवा दिखाई देता है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर आए हुए पर्यटक अपनी अपनी संस्कृति लेकर वो यहाँ पर आते हैं। उनके देश की में जो संस्कृति है, कपड़े पहनने का, पोशाक पहनने का जो तरीका है, वो तरीका लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी इस संस्कृति को छोड़ा नहीं है, त्याग नहीं दिया है। अपनी संस्कृति को बरकरार रखते हुए इस गोवा में आए हुए सैलानियों का, पर्यटकों का वो स्वागत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम अंतिम मोड़ पर आ गए हैं। गोवा जैसा मैंने देखा, इसमें विनय शर्मा जी आ जाते हैं और गोवा में आने के बाद उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए, इस यात्रा का वृत्तांत यहाँ पर उन्होंने दिया है। और इस तरह से गोवा यह प्रकृति नुमा बहुत ही सुंदर ऐसा प्रदेश देखने के बाद इनके मन में बड़ी खुशी हो जाती है। और इस खुशी में वो कभी कभी पारलौकिक बातें भी बता देते हैं कि जैसे कि बनना मिटाना, ये बनना यह मनुष्य का धर्म है, तो मिटाना प्रकृति करती है, तो यह बनना मिटना, ये सारी बातें सोचते हुए वो यहाँ पर आ जाते हैं, एक अलग ज्ञान प्राप्त कर जाते हैं, अलग बातें, अलग अनुभव प्राप्त कर जाते हैं। और उनको जो अनुभव आया वही अनुभव उन्होंने अपने सामने रखने का प्रयत्न किया है। तो इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ लीजिए
पढ़ने के बाद कोई आशंका हो तो अपने स्कूल के अध्यापकों से आप बातें कर लीजिए। उनसे चर्चा करने के बाद शायद जो भी मन में आपके मन में आशंकाएं हैं, कठिन शब्दों के अर्थ है, अगर कोई दूसरी समस्या है तो आप उनके साथ बातें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं। गोवा जैसा मैंने देखा, यह पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। यह पाठ आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। इसके अलावा सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि इसके बाद जब भी मैं ऑनलाइन आ जाऊँगा कोई पाठ पढ़ाने के लिए तो इसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम रुक जाते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए पाठ को लेकर। तब तक धन्यवाद।